आज का ये वीडियो मेरे अपने शहर भोपाल के ऊपर है। 35 इयर्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, 35 इयर्स ऑफ वर्ल्ड मैन मेड डिजास्टर, जिसे जापान पर हुए परमाणु हमले से भी कंपेयर किया जाता है। ये भोपाल का इतना बड़ा हादसा था कि इसमें आज तक ये नहीं पता चला है कि कितने लोग मारे गए हैं और इस हादसे के इफेक्ट्स आने वाली नई जनरेशन पर भी पड़ रहे हैं। हे गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक ये रही। तो शुरू करते हैं वीडियो। गवर्नमेंट फिगर से पता चलता है कि लगभग 4000 लोग इस हादसे के कारण मौत के घाट उतर गए, पर दूसरे और रिपोर्ट से पता चलता है कि अराउंड 8000 से 25000 लोग इस हादसे में मारे गए और लगभग 2 से 3 लाख लोग इस हादसे का शिकार हुए, जो कि या तो विकलांग हो गए या फिर उन्होंने अपने देखने और सुनने की शक्ति खो दी। और आज भी इनकी जो नई जनरेशन पैदा हो रही है वो किसी न किसी रूप से विकलांग ही पैदा हो रही है। इस हादसे का असर परमानेंट था। ये सिर्फ उस वक्त के लोगों पर नहीं बल्कि उनसे पैदा होने वाली नई जनरेशन पर भी पड़ा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मैन मेड डिजास्टर था। और हैरानी की बात तो यह है कि इससे जुड़े अपराधी को सजा कभी नहीं मिली। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इतनी बड़े और इतने सेंसिटिव प्लांट पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि गैस लीकेज हो गया। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। ये बात है 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात की। 2 दिसंबर की रात तक पूरा भोपाल शहर एक खुशहाल जीवन में जी रहा था, लेकिन जब सुबह हुई तब शहर के हजारों लोग लाशों में तब्दील हो चुके थे और चारों तरफ गम का माहौल था। और इस घातक त्रासदी की वजह बनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर C के टैंकर नंबर 610 में भरी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। इस फैक्ट्री की स्थापना 1969 में भोपाल शहर के अंदर की गई थी। स्टार्टिंग में जब फैक्ट्री चालू होती है तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, सब काफ़ी खुश थे, पर लोगों को ये अंदाजा ही नहीं था कि आगे चल के यही फैक्ट्री उनके जान की दुश्मन बन जाएगी और उनकी खुशियाँ छीन लेगी। इस फैक्ट्री में कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती थी, जो कि कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग में ली जाती थी। हादसे वाले दिन भी फैक्ट्री ठीक ठाक वर्क कर रही थी। जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, वो शाम को अपने अपने घर लौट चुके थे और तकरीबन रात को 11 बजे फैक्ट्री के गार्ड और केयर टेकर को मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक होने की भनक लगी, जिसके बाद वो ऑपरेटर सुमन डे के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं। सुमन डे वहाँ पहुँचकर ये चेक करते हैं कि लीकेज है कहाँ से, और लीकेज को पता करके वो पाइप को अपने जुगाड़ के चलते रिपेयर कर देते हैं और वापस अपने केबिन में आके बैठ जाते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये जुगाड़ आगे चलकर भोपाल के लोगों की जान ले सकती है, और यही हुआ। लीकेज उस जुगाड़ से रुका नहीं था और गैस धीरे धीरे करके लीक होती गई। और जब दोबारा सुमन डे को ये पता चलता है कि गैस लीक हो रही है और गैस रुकी नहीं है, तो वो घबरा कर प्रेशर चेक करने के लिए भागते हैं। पर फैक्ट्री के मेंटेनेंस की अगर बात करी जाए तो वो जो प्रेशर चेक करने का मीटर होता है वो भी खराब था। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना नेग्लिजेंस हो रहा था। भोपाल के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। प्रेशर कंट्रोल न करने के कारण गैस को लीक होने से रोक पाने का दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था। जो वाटर कैनन होते हैं जिससे प्रेशराइज करके गैस को दबा सकते हैं, वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था। इन सब के बाद फैक्ट्री में इमरजेंसी कंडीशन के लिए 2 सायरन थे। पहला सायरन था जो वहाँ के वर्कर्स के लिए था कि मतलब फैक्ट्री में अगर कुछ भी लीकेज या फिर कोई भी समस्या आती है तो वो सायरन को दबाएंगे और वर्कर्स को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि वर्कर्स वो जगह खाली कर सकें। और दूसरा सायरन था जो फैक्ट्री के बाहर लोग रहते थे उनके लिए, कि उनको उससे अलर्ट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम की सिचुएशन बनती है तो वो जगह को खाली कर दें। पर इससे ज़्यादा इग्नोरेंस दूसरी कोई नहीं थी। दूसरा सायरन जो कि पब्लिक के लिए लगाया गया था, उस सायरन को नहीं बजाया गया। सिर्फ जो वर्कर्स के लिए सायरन था उसको बजाया गया ताकि फैक्ट्री को खाली किया जा सके। अगर बाहर वाला सायरन बजा दिया जाता तो लगभग 1 से 2 घंटे का समय मिल जाता लोगों को वो एरिया खाली करने के लिए और हजारों लोगों की जान बच सकती थी। पर इस चीज़ को भी इग्नोर किया गया और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते इतने हजारों लोगों की मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस हादसे के पीछे असल वजह थी क्या। दरअसल फैक्ट्री जब से स्टेबलाइज हुई थी तब से मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। फैक्ट्री सिर्फ अपने प्रॉफिट को देख रही थी और इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए या फिर उसकी सर्विसिंग करने के लिए उसमें खर्च नहीं कर रही थी, जिसके चलते फैक्ट्री के पहले भी 2 सिलेंडर खराब हो चुके थे। और ऐसा नहीं है ये पहला लीकेज था, इससे पहले भी लीकेज उस फैक्ट्री में हुआ था जिससे कुछ एम्प्लॉयज़ की जान गई थी, पर तब भी इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जो सिलेंडर के वॉल्व्स होते थे जिससे फिल्टर किया जाता था ताकि कचरा अंदर ना जा सके, पानी अंदर ना जा सके, वो भी खराब हो चुके थे। जो टावर थे जहां से प्रेशर की कंडीशन में आग निकलती, वो भी खराब हो चुके थे। और इन सब के अलावा जो फैक्ट्री में सिलेंडर का कूलिंग सिस्टम होता है, जो कि सिलेंडर के टेम्परेचर को कम रखने के लिए यूज़ में आता है,
वो भी अवेलेबल नहीं था। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस होती है उसे 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, पर कूलिंग सिस्टम ना होने के कारण वो सिलेंडर में 20 डिग्री सेल्सियस पर थी। और ये एक तरीके से ऐसी सिचुएशन थी कि ये गैस जो लीक हुई थी, आप ये समझ लीजिए कि हवा में कोई जहर मिला दे तो क्या हालत होगी। वही सीन उस टाइम भोपाल का हुआ था। ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के टैंक्स थे, इनकी कैपेसिटी 68,000 लीटर थी। मतलब इसमें 68,000 लीटर की आप मिथाइल आइसोसाइनाइड रख सकते थे, पर फुल टैंक कभी नहीं भरा जा सकता क्योंकि इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। तो जो हमेशा टैंक होते थे उसे 50% ही फिल किया जाता था। अब जो 2 दिसंबर 1984 का दिन था, उस दिन इसके पाइप की सफाई चल रही थी। वैसे तो सफाई हर 1 घंटे में करनी चाहिए, पर इस कंपनी में 2 घंटे में सफाई होती थी, जिसके चलते जो उसके वॉल्व्स ख़राब थे, मैंने आपको पहले भी बताया। एक फ़िल्टर होता है जिससे पानी को अंदर जाने से रोका जा सकता है। तो जो इसकी सफाई चल रही थी उस समय में कुछ पानी सिलेंडर के अंदर चला जाता है और वाटर मिथाइल आइसोसाइनाइड से रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, हीट जनरेट होना चालू हो जाती है। अब आप खुद सोचिए कि जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर हीट जनरेट होती है तो फट भी सकता है, इसीलिए उसमें सीटी लगाई जाती है ऊपर, पर इसमें निकलने के लिए कुछ नहीं था। इसी चक्कर में पाइप के जरिए गैस लीक होना शुरू हो जाती है और इतनी तेज़ी से गैस फैलती है कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता अपनी जान बचाने का। ये गैस डेंस होती है, मतलब थोड़ी भारी होती है, इसलिए ज़्यादा आसमान में फैलती नहीं है, नीचे ही नीचे रहती है। लेकिन जब ये गैस लीक हुई तो इसके साथ और भी गैसेस मिक्स थी, जिसके चलते कंडेंस होकर ऊपर क्लाउड को फॉर्मेशन कर ली और लगभग 10 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लिया भोपाल के। अब जो लोग रात को 2 बजे के अराउंड सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लोगों को सडनली खांसी स्टार्ट हो जाती है, आँखों में जलन स्टार्ट हो जाती है, उल्टियाँ चालू हो जाती हैं। लोग इन सब सिचुएशन से घबरा कर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और पास में उस समय 2 ही हॉस्पिटल थे, एक था जेपी हॉस्पिटल, एक था हमीदी हॉस्पिटल। दोनों हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो जाती है कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं कि अचानक हो क्या गया, और कई लोग तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। इस गैस ने सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी जान ली। जब तक डॉक्टर को ये पता चल पाया कि मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर के पास इसका एंटीडोट था ही नहीं, तो डॉक्टर बचाते भी कैसे। ये गैस सीधे उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रही थी, जिसके चलते लोग सांस नहीं ले पा रहे थे और दम घुटने से मरते जा रहे थे। सुबह तक ये हालत हो चुकी थी कि हॉस्पिटल के रोड से हॉस्पिटल के अंदर तक चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। पूरे शहर में मातम का माहौल फैल चुका था, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब इसका शिकार हो चुके थे। और जो इससे बच भी गए थे वो या तो अपने देखने की शक्ति खो चुके थे या तो सुनने की शक्ति खो चुके थे। और उनकी जो अभी पीढ़ियाँ आ रही हैं उन तक पर इसका असर दिख रहा है। या तो वो विकलांग पैदा होते हैं, या तो थोड़ा उनके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, या उनको देखने सुनने में प्रॉब्लम आती है। और इस सब सिचुएशन का जो सस्पेक्ट था वॉरेन एंडरसन, उसको पहले तो सरकार ने हाउस अरेस्ट किया। उसके बाद अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव और अपने अंदरूनी भी कुछ नेता होते हैं चापलूस, जिनकी मदद के चलते उसको इंडिया से भगा के अमेरिका पहुँचा दिया गया। और 2014 में वो मर गया, पर उसको कभी सज़ा नहीं हुई। कंपनसेशन के रूप में उसने सिर्फ $470 मिलियन दिए, जो कि अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को 25 से 30 हज़ार रुपये बस मिले थे। इससे होता क्या है, आप कंपनसेट करके बच नहीं सकते। अगर ये भोपाल में रुक जाता तो भोपाल के लोग ही इसे मार मार के ख़त्म कर देते। हालांकि गवर्नमेंट अभी भी इनको मुआवजा देती है जो इससे पीड़ित थे, और इनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनके परिवार को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर पैसे से आप किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। अभी भी कुछ सिलेंडर वहाँ पे पड़े हुए हैं, हालांकि फैक्ट्री में ताला लग चुका है, पर वो सिलेंडर्स को अभी भी ख़त्म नहीं किया गया है। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि आगे कभी कोई ऐसा हादसा ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।